हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा पॉलिटी का 13वां लेक्चर है जो कि राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित है। आज हम राष्ट्रपति टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी बेसिक्स से लेके एडवांस तक की चीज़ों को कवर करेंगे। इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 में संघ के रूप में है। संघ में पहला अध्याय राष्ट्रपति से संबंधित है। भाग 5 को कई अध्यायों में बांटकर पढ़ा जाता है, तो उसमें अध्याय 1 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक की चर्चा की गई है। तो चलिए हम एक एक करके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। क्या प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के बारे में, उसकी क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उन्हें हटाया कैसे जाता है, ये सब जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात संविधान का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्योंकि हम सुनते हैं कभी कभी कि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, तो नाम मात्र का प्रमुख होता है क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में हम अब अनुच्छेदों के माध्यम से उसके प्रावधान पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, क्योंकि भाग 5 शुरू कहाँ से है, अनुच्छेद 52 से लेके शुरू है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की चर्चा है, तो राष्ट्रपति के बारे में ही है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति पद का प्रावधान हो भी अनुच्छेद 52 के तहत। 53 में कहा गया है देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह अपने या स्वयं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कार्यों का निर्वहन करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो देश में कोई भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, कि राष्ट्रपति ने कानून ये बनाया वो बनाया, जो भी पारित संसद करेगी या फिर कोई प्रशासन की प्रक्रिया है सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अर्थात ये मंडल क्या होता है। हम देखते हैं कि हम विधानसभा सदस्यों को चुनते हैं, सांसदों को चुनते हैं, लेकिन हम कभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए हैं। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिनमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं होती। लेकिन अभी मंडल की बात क्या की गई है कि कौन व्यक्ति या कौन लोग इनमें शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसे मंडल कहा गया है, निर्वाचक मंडल। तो चलिए देखते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। यहाँ पे निर्वाचक मंडल की बात की गई है, तो निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, जैसे लोकसभा में 500 वर्तमान में 550 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में जो भी 245 होते हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेट होते हैं। तो नॉमिनेट का अर्थात नामित होते हैं, तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेंगे क्योंकि निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है। उसी प्रकार 104वां संविधान संशोधन से पहले लोकसभा में 552 सदस्य होते थे। ये 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय जिन्हें कहते हैं उनसे चुनकर अर्थात मनोनीत होकर आते थे, तो उनका चुनाव नहीं होता था आंग्ल भारतीय समुदायों का। लेकिन 104वां संविधान संशोधन करके यह प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय लोकसभा में मनोनीत नहीं होगा। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यसभा के ये 12 छोड़ के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो 12 मनोनीत सदस्य हैं उनको छोड़कर राज्यसभा के सदस्य, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के। और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जो 28 राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के, ना कि विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके विधान परिषद के सदस्य नहीं, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दिल्ली पांडिचेरी में जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी खुद की एक विधानसभा है, वहाँ का मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। ये प्रावधान क्या संविधान लागू होने तक था? नहीं, इस 70वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था।
कि जो दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा सदस्य हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं वो भाग लेंगे। यहाँ पे निर्वाचित का क्या अर्थ हो रहा है कि जो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 12 सदस्यों को 5 आधारों जैसे कला, संस्कृति इत्यादि आधारों पर राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, और जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय मनोनीत होते थे, तो इसको तो समाप्त कर दिया गया है। 12 तो अभी हैं, लेकिन उसी प्रकार जैसे 2 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय नॉमिनेट होते थे, उसी तरीके से विधानसभाओं में भी प्रावधान था कि एक एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने का प्रावधान था कि राज्य चाहे तो कर सकते हैं। तो वो एक सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, जो कि 104वां संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया गया, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी। आगे देखते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 55 के बारे में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि की बात की है। अब ये निर्वाचन विधि क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से जान लीजिए कि होता क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जब भाग लेंगे चुनाव में, तो ऐसे नहीं कि मान लीजिए 4 लोग या 4 उम्मीदवार खड़े हैं A, B, C, D, तो सबको वोट तो सबको ही करना पड़ेगा। A को भी वोट देना है, B को भी, C को भी, D को भी। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक मंडल में है वो चाहे तो B को वो सबसे अधिक चाह रहा है कि ये राष्ट्रपति बने, इसके बाद दूसरे नंबर पर चाह रहा है कि C बने, तीसरे नंबर पर चाह रहा है कि A बने, और चौथे नंबर पर चाह रहा है कि D बने, और कोई अन्य है तो वो चाह रहा है ABCD। उसी प्रकार कि कोई चाह रहा है कि पहले नंबर पर A राष्ट्रपति बने, दूसरे नंबर पर D राष्ट्रपति बने, तीसरे नंबर पर C बने और चौथे नंबर पर B। तो इसी प्रक्रिया से एक क्रम बना लेते हैं कि फिर इनमें देखते हैं कि सबसे निचले पायदान पर, अर्थात सबसे आखिरी में क्या है, चौथा नंबर किस व्यक्ति को सबसे अधिक चौथे नंबर पर रखा गया है, तो उसको जितने वोट मिले होंगे उसके वोट को अन्य जितने उम्मीदवार खड़े हैं, जैसे 3 बचे तो इन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। फिर जो 3 उम्मीदवार हैं इनमें देखा जाएगा कि अब सबसे आखिरी में तीसरे नंबर पर वरीयता किसको दी गई है, तो उसके वोटों को अन्य 2 में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। फिर अन्य 2 में देखा जाएगा, जिनका वोट सबसे अधिक होगा उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को ही आनुपातिक और जो बांटा जाता है उसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। और ये गुप्त रूप से होना चाहिए, नहीं कि कोई कहे कि हमने इनको राष्ट्रपति में वोट किया था। ये गुप्त रखा जाएगा, और चूंकि ये जनता के द्वारा नहीं होता तो इसे अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया गया, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 56 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। किसकी बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होना चाहिए? जिस दिन वो शपथ ग्रहण करे उसके 5 वर्ष तक। इससे पूर्व भी वह अपना पद खाली कर सकता है। कब? यदि वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, यदि उसकी मृत्यु हो जाए, या संसद में महाभियोग के द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसे लाया जाए, या न्यायालय के चुनाव को शून्य घोषित, अर्थात सुप्रीम कोर्ट यदि राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दे। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ पे नोट दिया गया है कि 5 वर्ष से अधिक होने पर भी राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। क्योंकि हम देखते हैं कि कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है कि आज इस पद पर राष्ट्रपति नहीं है, तो जब नया चुनाव चुनकर जब तक कोई नया राष्ट्रपति उस पद पर नहीं आ जाता, अक्सर यही होता है कि प्रत्येक नया राष्ट्रपति 25 जुलाई को अपने पद की शपथ लेता है। तो ये परंपरा से चली आ रही है कि एक डेट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक परंपरा हो जाती है कि इसी तिथि को प्रत्येक राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, अपने पद पर आसीन होता है। उससे पहले उस
उसके एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति अपने पद को खाली करता है। आगे है कि अनुच्छेद 57 में किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अर्थात जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि क्या वो दोबारा नहीं बनेगा। नहीं, भारत में मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति की योग्यता रखता है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल, यूएसए में केवल कोई भी व्यक्ति 2 बार ही, अर्थात 2 टेन्योर, अर्थात 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हम जानते हैं कि बराक ओबामा काफ़ी अच्छे राष्ट्रपति माने गए हैं, लेकिन वो 2 कार्यकाल के बाद वापस लौट के नहीं आए। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ के संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, और वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4-4 वर्ष का होता है, जबकि भारत में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं। यहाँ है कि अनुच्छेद 58 में किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की योग्यता, अर्थात राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए? तो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन यही है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जो लोगों की सभा है, अर्थात लोकसभा, जो लोगों द्वारा चुनकर गई है प्रत्यक्ष रूप से, तो कहीं ना कहीं उससे उसका संबंध होना चाहिए, ना कि राज्यसभा से। तो कभी भी प्रश्न आए कि राष्ट्रपति किसका सदस्य बनने की योग्यता रखता है, राज्यसभा, लोकसभा, संसद, या फिर, तो आप क्या लगाएंगे? लोकसभा। अगर नहीं होगा तो नानाफदीज लगाइएगा। आगे है किसी लाभ के पद पर नहीं हो, अर्थात तो कोई लाभ का पद धारण ना किया हो राष्ट्रपति। आगे अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पद की शर्तें, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? पहला तो वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो है भी तो जिस दिन वो शपथ ग्रहण करे उससे पूर्व वह त्यागपत्र उस पद से दे दे। और दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति पद पर वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तभी बन सकता है जब उसके लिए 50 लोग प्रस्ताव रखें सभा से ही, और 50 लोग उस पर अनुमोदन करें। प्रस्ताव का अर्थ क्या हो? जैसे हाल ही में वर्ष 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तो उनके नाम का प्रस्ताव सबसे पहले 50 लोग लाए होंगे कि नहीं, इनको चुनाव में खड़े होना चाहिए। फिर उनका अनुमोदन किए होंगे कि नहीं, हाँ ये सही है, इनको खड़े होना चाहिए। तो ये प्रस्तावक और अनुमोदक मिले तब जाके द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ी हुई होंगी। इसके बाद जो प्रक्रिया है, हमने देखा निर्वाचक मंडल में किस प्रक्रिया है। और ये प्रावधान शुरू से नहीं था, वर्ष 1997 में से आया, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का। उससे पहले तो 1952 से जब राष्ट्रपति पद के लिए शुरू हुआ तो 2 प्रस्तावक और 2 अनुमोदक थे। तो अब 50 और 50 हो गए, पहले 2-2 थे। आगे देखते हैं। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको हम ऐसे ही जान ले तो ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे जमानत राशि 1500 रुपये है, अर्थात आरबीआई या भारत सरकार के पास ये जमा होगा। जमानत राशि जैसे एक टोकन मनी के रूप में लिया जाता है कि नहीं, आप उम्मीदवारी के रूप में इतना करो। इसमें यह है कि यह आर्थिक दंड नहीं है, यह जमानत राशि जब किसी उम्मीदवार को कुल पड़े हुए वैध मतों का 1/6 अर्थात 1/6 मत प्राप्त नहीं होता तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती। एक टोकन मनी का अर्थ होता है ऐसे तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, लेकिन एक जब टोकन मनी होता है तो लोगों को लगता है क्यों पैसे बर्बाद करना, तो इसीलिए इसका प्रावधान किया गया है। यह कोई आर्थिक दंड नहीं है। और अनुच्छेद 60 में किसका प्रावधान है? शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है। जबकि हमने देखा था कि जो भी केंद्रीय मंत्री या अन्य मंत्री हैं या अन्य सभी जो अनुसूचित 3 है उसके तहत शपथ ग्रहण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति
ये सभी के लिए अनुच्छेद में प्रावधान है कि किस अनुच्छेद के तहत वो शपथ लेंगे। एक ऐसे फॉर्मेट बनता है शपथ लेने का, उसमें कुछ लिखा होता है कि संविधान के प्रति मैं ऐसी निष्ठा, ऐसे आदि आदि शब्द लिखे होते हैं। तो यह राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 में प्रावधान है इसका। इसमें कहा गया है कि अब ये राष्ट्रपति तो 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है, लेकिन शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है। अगर वो ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम न्यायाधीश करवाता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति 69 के तहत अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है और राज्यपाल 159 के तहत। यहीं एक फैक्ट याद रख लीजिएगा कि जो 3 व्यक्ति हैं वो संविधान में अनुच्छेदों के तहत शपथ लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है, और वहीं राज्यों में राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। तो याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। तो ये प्रावधान आप याद रखिएगा। और ये जो राज्यों में राज्यपाल हैं ये वहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में देखते हैं अच्छे से। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। ये महाभियोग होता क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्थात अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का अर्थ यह है कि ये एक प्रकार का निर्णय सुनाया जाता है, जैसे संसद के दोनों सदनों में। लेकिन महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी तो राष्ट्रपति का संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुने थे, 2/3 बहुमत से अलग अलग करके पारित किया जाएगा। और ये महाभियोग कब चलाया जाएगा? तो आधार क्या होना चाहिए? एकमात्र आधार क्या है? संविधान पर अतिक्रमण करने पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे ही किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा तो नहीं, संविधान पर अतिक्रमण होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप कार्य ना करे। ये संविधान का अतिक्रमण क्या हमने अभी 74 में देखा था, अनुच्छेद 74 में, या आगे हम देखेंगे कि अनुच्छेद 74 में प्रावधान है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। अगर वो उसकी सलाह नहीं मानता तो संवैधानिक अतिक्रमण माना जाएगा और उस पर महाभियोग चलाया जाएगा और अलग अलग सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे वही प्रावधान है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि महाभियोग होता कैसे है। इसी महाभियोग की चर्चा है, महाभियोग की। तो जैसे लाया कहाँ जाएगा? तो किसी भी सदन में। हमने अभी देखा कि महाभियोग राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात उसे हटाने के लिए। जबकि हम देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, और जबकि राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति को केवल राज्यसभा में। तो यहाँ पे है कि लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, वो भी एक चौथाई सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। हस्ताक्षर सहित नोटिस देना होगा 14 दिन पूर्व। आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा कि हम आप पर महाभियोग चलाने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व अनुमति नोटिस मिलनी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व। यहाँ है कि प्रस्ताव लाने से पूर्व, अर्थात अगर किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसमें कोई प्रस्ताव लाना है महाभियोग से संबंधित, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दे देनी है। कि जैसे अगर 15 तारीख को लोकसभा या राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाना है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो 1 तारीख तक राष्ट्रपति को नोटिस दे देनी होगी, तभी किसी भी सदन में उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। और पारित कैसे होगा? तो विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का अर्थ क्या हुआ? दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ यह हुआ कि जो दोनों सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में 2/3 बहुमत से लोकसभा में, 2/3 बहुमत से राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। आगे यहाँ पे है कि
अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। ये फ्रेंड्स फैक्ट है कि पूछा जाएगा कि इस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग से हटाया गया उस नहीं, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया नहीं गया है, यहाँ तक कि लाया भी नहीं गया है। आगे देखते हैं, भारतीय और अमेरिकी राष्ट्रपति के महाभियोग में अंतर क्या है। जैसे भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चला जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी, तो दोनों में अंतर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण, हमने अभी देखा, संविधान के अतिक्रमण पर ही लाया जा सकता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के अलावा राजद्रोह अथवा किसी गंभीर भ्रष्टाचार या अपराध होने पर भी लाया जा सकता है। तो अमेरिका में दो आधारों पर, भ्रष्टाचार है और दूसरा संवैधानिक अतिक्रमण, जबकि भारत में केवल संवैधानिक अतिक्रमण पर ही लाया जा सकता है। और संवैधानिक अतिक्रमण का अर्थ यही हुआ कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मान रहा है, और अमेरिका में केवल निम्न सदन में ही लाया जा सकता है, जबकि हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ लिखा भी है ये, तो ये रहा। आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक बातों को आप क्रम से याद रखिएगा, वो भूलेगा नहीं कभी। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाएगा। अर्थात जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अब राष्ट्रपति के पद के लिए 6 माह ही बचे हैं, तो इस 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य है अगले राष्ट्रपति पद के लिए, भले वही पुराना चुन के आए वापस। क्योंकि हमने अभी देखा था कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, तो 6 माह के भीतर, ये नहीं 5 वर्ष जब पूरा होगा इसके बाद चुनाव कराएंगे, नहीं, 6 माह बचा है उसी के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना आवश्यक है। आगे है अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद का निपटारा, जिसे चुनाव विवाद कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अर्थात उच्चतम न्यायालय, कोई विवाद होता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में, तो उसका निर्णय या निपटारा कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय करता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। जबकि जैसे संसद सदस्य हो गया या फिर सांसद हो गया, कोई विधायक हो गया, इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा चुनाव आयोग करता है, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको। जब कभी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल के कुछ समय बाद ही शून्य घोषित कर दिया जाए, तो उस दौरान पूर्व या उनके द्वारा किया गया कार्य मान्य रहेगा, उसके द्वारा लिए गए निर्णय किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे जिस पल राष्ट्रपति वो चाहे 10 दिन के लिए ही राष्ट्रपति रहा हो और इस दौरान उसने कोई निर्णय ले लिया हो, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इनका चुनाव तो गलत तरीके से हुआ है, लेकिन अब राष्ट्रपति के रूप में उस राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय ले लिया है इन 10 दिनों में, उसे शून्य नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो उस पद पर वो गरिमा का पद है और वो उस पद पर काबिज था। अब इसके बाद कोई निर्णय नहीं लेगा या उसे पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन वो जो 10 दिनों में उसने निर्णय लिया है उसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। आगे है अनुच्छेद 72 में है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, अर्थात राष्ट्रपति कुछ मामलों में अपराधियों को क्षमा भी करता है, जैसे उसका लघुकरण करना, क्षमा भी कई प्रकार के हैं, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, क्षमा। लघुकरण का अर्थ हुआ सजा की प्रकृति बदली जाती है, परिहार का अर्थ हुआ कि सजा की मात्रा बदला जाता है, और विराम का अर्थ हुआ कि मानवीय तथ्यों के आधार पर कुछ वो दी जाती है, रियायतें दी जाती हैं। प्रविलंबन का अर्थ हुआ अस्थायी रूप से मृत्युदंड को टाल देना, और क्षमा का अर्थ हुआ पूरी तरीके से क्षमा कर देना। चलिए हम यहाँ सभी के एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं। क्षमा, राष्ट्रपति के क्षमादान कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का। कौन कौन सा? लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन, क्षमा और विराम। लघुकरण का अर्थ हुआ कि सजा की प्रकृति बदल दी जाती है, अर्थात यदि किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसे जीवन कारावास में बदल दिया गया है। बाहर तो वैसे भी नहीं आया, लेकिन उसको जीवन से मुक्ति ना देकर उसे बाहर आने जाने से मुक्ति दे दी गई है, अर्थात प्रकृति बदली गई है
कि वो बाहर तो वैसे भी नहीं आएगा, चाहे जीवन जीता या नहीं, लेकिन फांसी की सज़ा को जीवन कारावास में बदल दिया गया है। ये लघुकरण की प्रकृति है। परिहार का अर्थ यह होता है सज़ा की मात्रा को बदलना, अर्थात 6 वर्ष से मात्रा को 2 वर्ष कर देना। जैसे किसी को 5 वर्ष की सज़ा है तो उसे 4 वर्ष कर देना या 3 वर्ष कर देना। तो ये हो गया परिहार, सज़ा की मात्रा में। ये परिहार और लघुकरण में यही अंतर है कि इसमें प्रकृति बदली जाती है और इसमें सज़ा के मात्रा को कम किया जाता है। और प्रविलंबन का अर्थ हुआ कि अस्थायी रूप से किसी को मृत्युदंड से टालने के लिए आता है, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को कल फांसी देनी है तो राष्ट्रपति यह निर्णय ले सकता है कि कल फांसी नहीं होगी, कल के बाद कभी भी नई डेट डिक्लेयर होगी, लेकिन कल फांसी नहीं दी जाएगी, या जिस तारीख को फांसी देने का प्रावधान है नहीं दिया जाएगा। आगे है क्षमा का अर्थ होता है राष्ट्रपति पूर्णतः क्षमा कर देता है। विराम का अर्थ क्या हुआ? मानवीय तथ्यों के आधार पर कुछ रियायतें दी जाती हैं, जैसे वृद्धावस्था होने पर या गर्भवती होने के कारण सजा की प्रकृति बदल दी जाती है या तो सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 74 में अभी हमने पढ़ा ही इससे पहले कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये जो संवैधानिक उल्लंघन की बात हुई थी ना, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाएगा, यही उल्लंघन है कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति नहीं मानता तो संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा। यह भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है, यही संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है। आगे है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात ये नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को इस तरीके की सलाह क्यों दी या इस तरीके की सलाह क्यों दी। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किसी भी तरीके की सलाह दे सकता है, वह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती उसके लिए कि भाई राष्ट्रपति को इन्होंने ये सलाह दी है जो कि गलत है, इस पर न्यायालय निर्णय सुने। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, उस पर कोई भी वाद नहीं हो सकता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 74 को डिटेल से देखते हैं। उसमें कुछ प्रावधान भी किया गया, कुछ संशोधन किए गए, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 किए गए और 44वां संविधान संशोधन 1978। फ्रेंड्स, ये जो 2 संशोधन है आपको हर जगह लगभग देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट कार्य किए, जबकि 42वां संविधान संशोधन में इतना संशोधन कर दिया गया कि इसको मिनी संविधान भी कहा जाने लगा या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक छोटा संविधान कह दिया गया। तो अनुच्छेद 74 से संबंधित दोनों में क्या प्रावधान किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य है। फ्रेंड्स, इसी के आधार पर राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि वह राष्ट्रीय आपात लागू करे। जो 3 वर्ष देश में राष्ट्रीय आपात लागू रहा वो इसी अनुच्छेद के तहत हुआ कि मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा तो संवैधानिक उल्लंघन माना जाएगा और मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी बना दिया गया। तब जब इमरजेंसी के बाद नया चुनाव हुआ और एक गैर कांग्रेसी सरकार आई जिसकी नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके यही प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अर्थात कम से कम एक बार तो राष्ट्रपति ये कह सकता है कि नहीं, आप इस पर पुनः विचार करें कि क्या राष्ट्रीय आपात लगाना जरूरी है या कोई निर्णय लेना जरूरी है। तो एक बार तो भेज ही सकता है, लेकिन अगर दोबारा वही आ गया तो मानने के लिए बात है, लेकिन एक बार तो कम से कम मना कर ही सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन में इस बात चर्चा हुई। आगे देखते हैं 77वां अनुच्छेद में क्या है? देश के कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर माने जाएंगे। हमने अभी देखा ही था कि अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो जो भी कार्य और वह कार्य किसके तहत करेगा? अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता और सलाह से। और जो भी देश की कार्यपालिका शक्ति है अर्थात सरकार की, वह राष्ट्रपति के नाम से ही होगी कि जैसे राष्ट्रपति कोई विधेयक का कानून बनाता है, कोई बजट जारी करता है या कोई अधिसूचना राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, अर्थात कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
आगे अनुच्छेद 80 में है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। हमने देखा ना कि राज्यसभा में 12 सदस्य 5 क्षेत्रों से आते हैं, तो वही 12 सदस्य अनुच्छेद 80 के तहत नामांकित होते हैं। अनुच्छेद 85 में फ्रेंड्स यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे गए हैं। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सत्रावसान कर सकता है, सत्राहूत कर सकता है अर्थात बुला सकता है, और लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, अर्थात लगभग सारे कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा। तो मंत्रिपरिषद सलाह देगा कि आप सत्रावसान करिए, आप सत्राहूत करिए और आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए। आगे है अनुच्छेद 78 में कुछ विशेष प्रावधान है कि राष्ट्रपति संघ से संबंधित सभी विधायी और प्रशासनिक जानकारियां प्रधानमंत्री से मांग सकता है, अर्थात प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को विधायी और प्रशासनिक से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सारी जानकारियां उपलब्ध कराए। देखिए यहाँ लिखा भी है वही बात कि विधायी और प्रशासनिक कार्य जो भी कहे, क्योंकि नाम मात्र का है तो राष्ट्रपति चर्चा में थोड़े ना भाग लेता है, तो कुछ भी चर्चा होगी, कोई भी निर्णय होगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसके बारे में सूचना देगा या जानकारी उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, अर्थात और ये राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है, तो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात या तो कैबिनेट द्वारा भी बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जिसे कैबिनेट भी कहते हैं। तो ये अभिभाषण कब देता है, जब प्रथम सत्र की पहली बैठक होती है, जैसे जब बजट सत्र होता है तो उसका अभिभाषण राष्ट्रपति देता है। और ये तैयार कौन किया है, मंत्रिमंडल, क्योंकि सारा कार्य राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से करता है। और आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक, जैसे नया चुनाव हुआ, जैसे हाल ही में 2024 में चुनाव हो गए, जो पहली लोकसभा की बैठक होगी उसका संबोधन भी राष्ट्रपति ही करेगा। आगे देखते हैं इसी में कि राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हो जाता है तो इसी अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। धन्यवाद, क्योंकि मंत्रिमंडल ने जो भी प्रस्ताव दिया है अर्थात जो भी राष्ट्रपति से बोलने के लिए कहा है वो सभी लोकसभा सदस्यों को माना जाएगा। तो अगर लोकसभा में बहुमत नहीं होगा, क्योंकि एक विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, बहुमत के आधार पर वो पारित हो जाता है, तो जब बहुमत नहीं होगा तो अपने आप सरकार गिर जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ हुआ कि लोकसभा में बहुमत नहीं है संबंधित दल का। आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, साधारण बहुमत से पारित होगा, अर्थात यह होता है अनुच्छेद 108 के तहत ये जान लीजिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का अर्थ यह हुआ कि जैसे जो अध्यक्ष वर्तमान में चुना गया हो सकता है उस वक्त वह ना हो, तो उसके पद पर जो पीठासीन होगा वो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। और ये संयुक्त अधिवेशन क्या सभी विषयों पर बुलाए जा सकते हैं, तो नहीं, यह केवल साधारण विधेयकों पर ही बुलाए जा सकते हैं, या वित्त विधेयक हो गया बुलाए जाएंगे। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा भी है इस बात को कि यह केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है। यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक अर्थात अनुच्छेद जो 368 के तहत कोई संशोधन होगा उस पर नहीं बुलाया जा सकता। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जब संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, उसके अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष या वही जो पीठासीन अधिकारी का अर्थ हुआ है, तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है लोकसभा का। अगर वो नहीं होता है तो एक वहाँ का एक अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, उपसभापति का अर्थ हुआ कि राज्यसभा में सभापति भी तो होता है, वो क्यों नहीं अध्यक्षता करता है, क्योंकि वह उसका सदस्य नहीं होता है। तो सदस्य बनने की योग्यता तो राज्यसभा का रखता है, लेकिन क्योंकि वह उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है तो वह राज्यसभा की सदस्यता की योग्यता रखता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। इसीलिए कभी भी अगर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करनी हो और उपाध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा, ना कि उसका
सभापति। आगे देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि अनुच्छेद 111 में किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अर्थात निषेधाधिकार। वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की 3 प्रकार की होती हैं। वीटो का अर्थ क्या हुआ कि विशेष वीटो या फिर अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो। आज तक, अभी तक केवल एक बार ज्ञानी जैल सिंह द्वारा, देखिए यहाँ पे प्रावधान भी है कि अभी तक केवल ज्ञानी जैल सिंह द्वारा ही जेवी वीटो का प्रयोग किया गया है, वो भी डाक संशोधन विधेयक विषय पर। तो कभी भी पूछा जाए कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में डाक संशोधन विधेयक, ये विधेयक का नाम याद रखिएगा भाई, कई बार पूछा गया जो डाकघर है, डाकघर संशोधन विधेयक, तो ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार केवल। पॉकेट वीटो का अर्थ यह हुआ कि कोई भी विधेयक पारित हो गया तो और राष्ट्रपति के पास गया तो उस पर कोई निर्णय ना दे, अपने पास ही रखे, वो पास लौटा के भेजे ही ना। आगे है, अनुच्छेद 123 में किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति पर का अध्यादेश जारी करना। अर्थात अध्यादेश का अर्थ क्या होता है? एक अल्पावधि का कानून है, अर्थात शॉर्ट टर्म लॉ होता है, और ये अध्यादेश भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ये अध्यादेश का अर्थ क्या हुआ कि जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, देश के लिए कानून बनाना तुरंत आवश्यक हो। जब देश के लिए कानून बनाना तुरंत आवश्यक हो और दोनों में से या तो दोनों सदन ना हो या तो कोई एक सदन सत्र में ना हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, अध्यादेश राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर जारी करेगा। संघ सूची या तो समवर्ती सूची, क्योंकि 2 सूचियों पर कानून बनाने का सीधा अधिकार केंद्र को है, अर्थात संसद को। आगे देखते हैं, जब देश में आपातकाल लागू हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, अर्थात आपातकाल का अर्थ क्या हुआ कि अनुच्छेद 352 के तहत और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत आपातकाल लागू हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात जब अध्यादेश तो वैसे संघ सूची और समवर्ती सूची पर ही जारी करेगा, लेकिन अगर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का अर्थ यही हुआ कि बहुत आवश्यक हो कानून लाना उस विषय पर संबंधित, तो उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आगे देखते हैं कि अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जैसा संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। जैसे हम संसद कोई बिल लाती है, कानून बनाती है, तो जो उसका अधिकार होता है वही जो अध्यादेश आता है 6 माह के लिए, क्योंकि 6 माह में लोकसभा या किसी भी सदन में उसको बराबर बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर वहाँ बहुमत से पारित नहीं हुआ तो वह कानून समाप्त हो जाएगा जो अध्यादेश के द्वारा आया था। तो लेकिन वो जो 6 माह तक उसकी शक्तियाँ हैं संसद के कानून के बराबर ही होंगी। अगर आगे पारित हो गया तो संसद के कानून जैसी शक्तियाँ तो हैं ही। आगे देखते हैं, संसद के सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश जारी होना आवश्यक। हमने अभी यही बात की ना कि 6 सप्ताह, जैसे 6 माह के बाद जब भी पहला, उसके बाद जैसे अध्यादेश जारी हुआ उसके बाद जब भी सत्र का आयोजन होगा तो उसके में 6 सप्ताह के भीतर ही, अर्थात क्या हुआ कि 2-2.5 महीने के भीतर ही उसे पारित होना, अर्थात 2 महीने के भीतर उसे पारित होना आवश्यक होता है। यहाँ पे अनिवार्य लिखा गया है, वरना अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यही हुआ कि वो कानून बन के तो आया था, लेकिन अगर संसद में पारित नहीं हुआ तो वह समाप्त हो जाएगा। आगे है, सदन में पारित न होने पर अध्यादेश समाप्त, यही बात लिखी गई है। आगे देखते हैं कि जब सदन अलग अलग सत्र में आ रही हो तो सदन बाद में आए, जो सदन बाद में आता है 6 सप्ताह उसी के साथ जोड़ा जाएगा। अब ये 6 सप्ताह क्या होता है, जैसे पहली बैठी जब उसने नहीं पारित किया तो वो नहीं, जो सदन बाद में आएगा उसका जोड़ा जाएगा। अतः किसी भी अध्यादेश की अधिकतम आयु
6 माह और 6 सप्ताह होती है, क्योंकि जैसे पहला जो आया है उसी, चाहे लोकसभा का बैठक पहले हो चाहे राज्यसभा की, उसी में 6 सप्ताह के भीतर, अर्थात 1 माह में जैसे 4 सप्ताह होते हैं और अगले माह 2 सप्ताह, इसी के बीच पारित होना अनिवार्य होता है, वरना वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 143 में क्या कहा। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मांग सकता है, अर्थात राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी विषय पर सलाह दे सकता है, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं जो सलाह दिया उसको आप माने, मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, ये भी राष्ट्रपति का एक अधिकार ही है। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही होता है, जो कि ये सशस्त्र विद्रोह मूल संविधान में नहीं था। 44वां संविधान संशोधन करके आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू था, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश थी उसके लिए आवश्यक कर दिया गया कि जैसे 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो बहुत मनमाने ढंग से उसमें कार्य किया गया, इसीलिए राष्ट्रपति से कह के प्रधानमंत्री द्वारा ये कार्य कराया गया। तो फिर इसमें 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया गया कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा, अर्थात जब मंत्रिमंडल ये लिख के दे देगा कि हाँ देश में ऐसी स्थिति है कि आपको राष्ट्रीय आपात लागू करना है, तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू कर सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक अनुच्छेद है फ्रेंड्स, इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति के अधिकार हैं देश के प्रति। हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, अनुच्छेद 52 में। तो मंत्रिमंडल वो भी 44वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, ये मूल संविधान में नहीं था मंत्रिमंडल शब्द, ये 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में लाया गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का विस्तार कहाँ तक है अध्यादेश का, या फिर जो आपातकाल लागू किया है 1 माह के भीतर संसद द्वारा। अब ये जो राष्ट्रपति आपातकाल लागू किया है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, यह संसद के भीतर विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल की तो लिखित सिफारिश पर ये आपातकाल लागू हुआ है, क्योंकि मंत्रिमंडल पूरी संसद तो है नहीं। अब ये 1 माह के भीतर संसद में, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप ये 1 माह इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ 2 माह में पारित होना आवश्यक होता है संसद में, तो लेकिन जब राष्ट्रीय आपात होता है तो 1 माह के भीतर पारित होगा, विशेष बहुमत से पारित होगा, अर्थात 2/3 बहुमत होना चाहिए, और 6 माह के लिए ही जारी रहेगा। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 माह के बाद पुनः उसी प्रक्रिया अर्थात संसद के भीतर लाया जाएगा, 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत से पारित करा के अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि पारित करना होगा और उसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 6 माह करके हर 6 माह पे विशेष बहुमत द्वारा संसद अगर विधेयक पारित कर देती है राष्ट्रीय आपात के लिए तो 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे उस समय 3 वर्ष के लिए, फिर 6 वर्ष, कितने भी वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बार बार 6 माह में दोहरानी होगी। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो लागू हुआ है ये समाप्त कैसे होगा। तो जब राष्ट्रपति इसे वापस ले ले या 6 माह बीत जाने पर संसद इसे पारित ना करे तो स्वतः, या अनुमोदन ना करे तो स्वतः समाप्त हो जाता है, या लोकसभा साधारण बहुमत से इसे प्रस्ताव पारित करके आपातकाल समाप्त कर सकती है। लोकसभा का यह अनन्य अधिकार है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर दे, और यह 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये नहीं कि राष्ट्रपति या फिर कोई अन्य चाहे तो कभी भी लागू कर सकता है, नहीं, साधारण बहुमत से वो पारित करके समाप्त कर सकता है। और जो 6 माह कर करके आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ाएगी तो वो स्वतः समाप्त हो ही जाएगा 6 माह के बाद। और प्रभाव इसका क्या होगा, तो संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो बिगड़ जाएंगे या बदल जाएंगे।
राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति कानून बनाने लगेगा, जो कि राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सूची पर भी अधिकार राष्ट्रपति का हो जाएगा। अनुच्छेद इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, और चूंकि 65 में ही पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो यही आपातकाल का विस्तार आगे बढ़ गया। 1971 में जब पाकिस्तान का वार हुआ था, और 75 में जो इमरजेंसी लगी थी आंतरिक अशांति के आधार पर। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे है अनुच्छेद 356। हमने देखा राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, मैक्सिमम 3 वर्ष ही लगाया जा सकता है। जहाँ राष्ट्रीय आपात लगे तो 1 माह के भीतर प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। वहीं जब राष्ट्रपति शासन लगे या राज्यों में आपातकाल लगे तो 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से, जो कि वहाँ पे विशेष बहुमत की बात की गई थी, अर्थात 2/3 बहुमत, यहाँ साधारण बहुमत अर्थात 50+1 का कॉन्सेप्ट है। बहुमत से पारित करके, साधारण बहुमत से पारित करके इसे 6 माह करके 3 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन 1 साल से अधिक, मैक्सिमम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाना है। अगर इसे 1 साल से अधिक बढ़ाना है, मैक्सिमम तो 3 वर्ष होगा, लेकिन अगर 1 साल से अधिक बढ़ाना है तो जो 6 माह राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया थी उससे अलग है। 2 शर्तें क्या होंगी? पहली शर्त यह होगी कि भारत में आपातकाल लागू हो, तो आप 1 साल से अधिक राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकते हैं। या फिर दूसरा यह निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि अभी यहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है। अर्थात 2 आधारों पर, जैसे राष्ट्रीय आपात हम देखते हैं कि अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है वह केवल मैक्सिमम 3 वर्ष तक। लेकिन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो 2 ही आधार होंगे, या तो चुनाव कराना पॉसिबल ना हो, या तो कोई राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे राष्ट्र में या कहीं किसी क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। आगे देखते हैं समाप्त कैसे होगा ये राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले ले, और दूसरा संसद 6 माह के बाद पुनः इसका अनुमोदन ना करे। जो साधारण बहुमत से अनुमोदन करती थी वो ना करे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रभाव क्या पड़ेगा? हम देखते हैं कि राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं जब राज्य आपात लागू होता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने लगती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, संसद कानून बना सकती है। राज्य की जो विधानसभाएं हैं निलंबित कर दी जाती हैं। यदि संसद विशेष बहुमत से, यहाँ पे विशेष बहुमत की बात हो रही है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो विधानसभाएं भंग भी हो जाती हैं। ये निलंबित करने का अर्थ हुआ कि कुछ दिन बाद ये पुनः आ जाएंगी, लेकिन अगर संसद चाहे तो इसे भंग भी कर सकते हैं, अर्थात दोबारा चुनाव की प्रक्रिया लाई जाएगी। लेकिन यह मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूल अधिकार का अर्थ यह हुआ कि ये नहीं कि राज्य आपातकाल लागू कर दिए तो वहाँ के मूल अधिकार कम हो जाएंगे या तो निलंबित हो जाएंगे। नहीं, ये केवल राष्ट्रपति, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तभी मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। और अनुच्छेद 360 में क्या है कि वित्तीय आपातकाल की बात की गई। अभी तक एक बार भी राष्ट्र में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 355 में है कि जब कभी राज्य की सुरक्षा खतरे में हो तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा दे। अर्थात जब भी राज्य में कोई बुरी स्थिति आए तो 355 के तहत उसका संरक्षक केंद्र सरकार बन जाता है, अर्थात राष्ट्रपति। अनुच्छेद 358 में है कि अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपातकाल के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, और लेकिन अनुच्छेद 359 कहता है कि 20-21 को छोड़कर राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ये याद रखिएगा, मूल अधिकारों को निलंबित करने का अर्थ हुआ कि अनुच्छेद जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार निलंबित हो जाते हैं, कि अब आपका अगर कोई मूल अधिकार निलंबित होता है तो 20-21 को छोड़कर जो
सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है वो ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 361 में है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का इसमें विशेषाधिकार हो जाता है। जैसे विशेषाधिकार का अर्थ क्या हुआ, इनके कार्यकाल के दौरान न कोई आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है और ना ही आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ऐसे नहीं कि अच्छा राष्ट्रपति ने ये क्राइम कर दिया या राज्यपाल ने ये क्राइम कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में कोई क्राइम नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो उस पद पर उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। जब वो पद से हटेगा तो व्यक्ति के रूप में उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति शब्द या राज्यपाल शब्द बहुत सम्माननीय शब्द है। वो कभी इस तरीके के गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आखिर ये एक पद है। गलती व्यक्ति ने की है, ना कि उस पद ने। तो उस पद की गरिमा कभी नहीं खत्म की जाएगी कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने ये कर दिया। तो ये प्रावधान था। फ्रेंड्स, अब चलिए महेश बड़वाल सर की जो पुस्तक है उसको जल्दी कवर कर लेते हैं। आप देखेंगे आपको कैसी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं। हमने अभी पढ़ा अनुच्छेद 58 के तहत भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा सदस्य बनने के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। हमने अभी पढ़ा भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। हमने अभी भी देखा था भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। फ्रेंड्स, यही होता है जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, हमने अभी भी देखा था। आगे देखते हैं भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा। तो हमने देखा कि 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। यहाँ नोट लिखा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा। हमने वो फॉर्मेट देखा था ना, एबीसी को किस तरीके से चुनाव में बांटा था। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान का पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधान मंडल के उच्च सदन से आया हो। अर्थात हमने देखा कि राष्ट्रपति के शासन में जो जिन राज्यों में विधान परिषद है उनके सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो अगर मुख्यमंत्री उस विधान परिषद से चुना हुआ होगा तो वो विधान परिषद का सदस्य है ना, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। यह आप याद रखिएगा। यहाँ पे है कौन राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का तो भाग ले कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो भाग लेता है, परंतु वह उसे महाभियोग में भाग नहीं लेता। तो राज्यों की विधानसभाएं, यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, लेकिन हटाने में केवल लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे उनमें, क्योंकि चुनाव में राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य भाग लिए थे, लेकिन हटाने में वो भाग नहीं लेंगे। अर्थात जब महाभियोग चलेगा तो वो भाग नहीं लेंगे। केवल लोकसभा में और राज्यसभा में किसी में भी प्रस्ताव लाकर 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित करके राष्ट्रपति पर महाभियोग से उसे हटाया जाता है। आगे है संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे क्या शर्तें क्या है, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अर्थात यदि कोई वो संसद सदस्य है या फिर वो कोई विधानसभा सदस्य है, तो राष्ट्रपति जब चुन लिया जाएगा तो शपथ से पहले उसे उस पद से त्यागपत्र देना होगा। आगे संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। हमने अभी भी देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह से तो राष्ट्रपति सारे कार्य ही करता है, तो जो भी वो बात करेगा उनके बारे में वो उनके द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण से ही करेगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने की स्थिति में 6 माह की समय सीमा के भीतर उसे भरना होगा। हम देखते हैं ना कि उपराष्ट्रपति उसके पद पर तो पद ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य हो जाएगा यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, क्योंकि कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। लेकिन इसके बाद 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है।
आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। हमने अभी पढ़ा है तो प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जबकि संसद या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है उसका निपटारा चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। आगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, या तो त्यागपत्र दे दे, या तो वो उसकी मृत्यु हो जाए, या तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए। हमने अभी कोई पढ़ा। तो अब देखिए, जब हम पढ़े लेते हैं कॉन्सेप्ट तो हमें प्रश्न कितनी आसानी से हल हो जाते हैं। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो संसद को। तो संसद का अर्थ क्या हुआ कि प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से दोनों में अलग अलग पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति को केवल केवल उपराष्ट्रपति की जब बात आएगी तो केवल राज्यसभा के सदस्य उसे हटाएंगे। आगे है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को नहीं। ये फैक्ट है कि सारे क्षमादान की शक्तियां तो समान है राज्यपाल की और राष्ट्रपति की, लेकिन जो मृत्यु दंड को माफ करने की बात है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, जबकि राष्ट्रपति माफ कर सकता है। आगे है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, तब से रटते यही आ रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, 2/3 बहुमत से पारित करके। लेकिन राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि आप पर अब महाभियोग चलने जा रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 ये कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति की राष्ट्रपति बनने की मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, यह अनुच्छेद 57 में बताया गया है। और यहाँ पे है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद वापस भेजने का अधिकार किस संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। हमने अभी देखा कि मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जबकि इमरजेंसी के टाइम पीरियड पर 42वां संविधान संशोधन हुआ। जिसमें यही कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार तो जो मंत्रिमंडल सलाह देगा एक बार तो उसे विचार करने के लिए भेज ही सकता है। हाँ, अगर वो पुनः आ गया तो उस पर निर्णय देना राष्ट्रपति को अनिवार्य है, लेकिन एक बार तो भेज ही सकता है। तो ये 44वें संविधान में संशोधन में किया गया। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को स्वीकृति अपने पास रोक सकता है? हमने वीटो शक्ति भी पढ़ी थी 111 के तहत, निलंबनकारी वीटो शक्ति, या उसे निलंबित कर सकता है या वापस भेज सकता है, या तो कोई निर्णय ना दे अर्थात वीटो शक्ति का प्रयोग करे, जो ज्ञानी से जैल सिंह वाला है। आगे है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन का उपबंध करता है? अनुच्छेद 160 के तहत। अर्थात यदि कोई कार्य ऐसा हो कि राज्यपाल कहे कि नहीं राष्ट्रपति को करना है, तो अनुच्छेद 160 के तहत आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं, उनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। बस रीडिंग लगा लेते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। 55 में उसकी रीति क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष। 57 में पुनर्निर्वाचन अर्थात मैक्सिमम कितनी भी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता अर्थात अर्हताएं क्या क्या हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य और लाभ के पद पर ना हो। आगे है अनुच्छेद 59 में कहा गया है राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर वो है
या कोई संसद या विधानसभा का सदस्य है तो जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है उससे पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। आगे है अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, किसके समक्ष लेता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेता है। तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, हम तब से ही रटते आ रहे हैं कि महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 60 के तहत संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 किस चीज का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। इसमें यही बात है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग दे दे तो 6 माह के भीतर निर्वाचन करा लेना अनिवार्य है, लेकिन वो 6 माह जब तक वो खाली है उस पद पर उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर वो ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके पद को ग्रहण करेगा। अर्थात जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, इनमें से उपराष्ट्रपति वो नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके पदभार को ग्रहण करता है और उससे वही शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रूप में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और चाहे वरिष्ठतम न्यायाधीश। आगे देखते हैं अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। हमने पढ़ा ही है कि निलंबन, परिहार सजा की प्रकृति को कम करता है, उसके परिहार को बदलता है, लघुकरण करता है, हमने आगे पढ़ा ही है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अर्थात कब संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है? जब राष्ट्रपति किसी अन्य विषयों पर भी कानून बना सकता है। आगे देखते हैं, हमने ये फैक्ट पढ़ा ही था। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। यहाँ राष्ट्रपति के अधिकार की बात की गई है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं, ये भी उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति इसमें संविधान में प्रावधान है, लिखा तो नहीं है लेकिन ऐसे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको तो राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से राष्ट्रपति हटाया जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं महाभियोग प्रक्रिया चलती है मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए भी। और महाभियोग प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? अलग अलग सदनों में 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 अर्थात 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति की बात करता है। हमने अभी देखा ही कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन उसके द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। आगे है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको अनुशंसा करे। हमने देखा कि किसको नियुक्त करना है, कब सत्र को आहूत करना है, कब सत्र का अवसान करना है, कब उसे लोकसभा को भंग करना है, इसका निर्णय सब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही करता है। आगे है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। हमने अभी वो तीर में देखा था ना, एक एक करके आहूत करना, सत्रावसान करना, सत्र बुलाना, संयुक्त बैठक करना, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी करता है। वो नहीं होता तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है, ना कि सभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है जो कि उसका सदस्य नहीं होता। सदस्य बनने की योग्यता जरूर रखता है राज्यसभा का, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता वास्तविक रूप से। आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इससे पहले एक फैक्ट पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो वो था भारत डाकघर संशोधन विधेयक। हमने देखा था वर्ष 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो वही फैक्ट पूछा है कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया तो ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक के संबंध में।
भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वो सत्र को आहूत करता है, सत्र अवसान करता है, सत्र बुलाता है, अभिभाषण देता है। लेकिन अब क्योंकि इतना सम्मानित पद है तो चर्चा में तो कुछ भी चर्चा होती रहती है, तो वहाँ राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया जाता। आगे है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। हमने देखा था कि अनुसूची जो 5 है उसमें कुछ क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की बात की गई थी, और वह कौन घोषित करता है? तो राष्ट्रपति घोषित करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ अधिकारियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जैसे प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति। हम देखते हैं राज्यपाल को कभी कभी केंद्र का एजेंट भी कह दिया जाता है। अर्थात जो भी लगभग संवैधानिक जो पद हैं, वैधानिक आयोग हैं या पद हैं, लगभग सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उच्चतम न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायाधीश का अर्थ हुआ 1976 के तहत यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। और सीएजी के बारे में तो हम जानते हैं, सीएजी अनुच्छेद 148 में सीएजी का प्रावधान है, अर्थात कैग जिसे बोलते हैं, नियंत्रण के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, अर्थात यूपीएससी हम देखते हैं ना, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यीय है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य होते हैं, तो इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति और एक ओबीसी आयोग भी है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल व प्रशासक, दिल्ली पांडिचेरी के मुख्यमंत्री। वैसे तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश है और पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ तो चुनाव होते हैं, बाकी अन्य तो केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव नहीं होते हैं। तो यहाँ विधानमंडल है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा फैक्ट है, आप याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के बेस पे। आगे है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है। फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर हो तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद पर है तो उसके वेतन में कोई नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती। जैसे कि 5 लाख मिल रहा है तो 4 लाख कर दो, नहीं, नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती है। अगर सकारात्मक कर दिया गया था, 6 लाख कर दिया गया, तो वर्तमान राष्ट्रपति उसको लेगा, लेकिन अगर कम हुआ है तो आने वाले राष्ट्रपति पद के लिए लागू होगी शर्त। जो वर्तमान में है उसे 5 लाख ही मिलेगा, जो आएगा अगर कम किया गया है तो अगले राष्ट्रपति से लागू होगा, ना कि वर्तमान। लेकिन अगर सकारात्मक हुआ है, 6 लाख हुआ है, तो वर्तमान राष्ट्रपति से ही लागू हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? हम तब से यही रट रहे हैं, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेगा। और इन तीनों में से जो भी राष्ट्रपति का कार्यवाहक बनेगा उसको वही अधिकार और शक्तियां और वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित की गई हैं। आगे देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किसके लिए है? भारत के राष्ट्रपति के लिए। जैसे हम देखते हैं ना कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। तो नेतृत्व तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन प्रतिनिधित्व पूरे देश का नाम राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। आगे है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार एवं राज्यपाल रह चुका है? अर्थात कुछ फैक्ट हैं ये जो जोड़े गए हैं। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो 14वें राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। आगे हम देखते हैं,
यहाँ पे कुछ बात की गई है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कुछ लोग पद धारण करते हैं, जैसे संघ के मंत्री हमने देखा था ना, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के पद प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के राज्यपाल अर्थात नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो वो पद धारण भी उन्हीं के प्रसाद पर्यंत तक करते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के पद की जो सेवा शर्तें हैं, कार्यकाल है या फिर वेतन भत्ता है, सब राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटाता भी राष्ट्रपति ही है महान्यायवादी को। आगे हम देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जैसे दोनों सदनों में से कोई प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले उसका प्रस्ताव लाया जाता है, अगर दोनों सदनों में पारित हो गया तब वह विधेयक बन जाता है, और जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर दे तब वह कानून बनता है, अर्थात अधिनियम बन जाता है। विधेयक बनने तक वह कोई कानून नहीं होता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तब वह विधेयक कानून बन जाता है। तो प्रस्ताव से विधेयक, विधेयक से कानून बनने की ये प्रक्रिया है किसी एक कानून का। आगे देखते हैं, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने के लिए का अधिकार प्राप्त है। अर्थात जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो वीटो पावर के तहत, हमने देखा ना, वीटो शक्ति के साथ उस पर अनुमति राष्ट्रपति रोक सकता है। हमने अनुच्छेद 111 के तहत इसको देखा था। आगे है, एक फैक्ट है कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे? तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? ये किसी पेपर में प्रश्न पूछा गया होगा, इसीलिए लिख दिया गया। तो वराह वेंकट गिरि रमन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। आगे है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ये भी फैक्ट है, कहीं पूछा गया, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तो वहाँ के राज्यपाल करते हैं, केवल राष्ट्रपति दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, और उससे पूर्व भी वह हटाया जा सकता है। कब? महाभियोग चलाकर, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या तो उसका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए। आगे है, ये फ्रेंड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पहले थैंक यू बोलिए, इसके बाद आप इनको पढ़िए। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये धन्य है भूमि कि जो इन्होंने यहाँ जन्म लिया। तो इनके लिए आप थैंक यू जरूर बोलिए कि आप वहाँ से हैं जहाँ से ये हैं। आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं तो जो राष्ट्रपति भी बने? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। आगे देखते हैं, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाया जाता है, तो पुनः अगर उसके पास जाएगा तो क्यों मना करेगा? क्योंकि उसी से पूछ के तो लाया गया है। आगे है कि श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें, जो कि वर्तमान में 2023 में द्रौपदी मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, तब ये तो काफ़ी पुराने हो गए हैं। आगे है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है, वो भी राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। आगे है, यहाँ पे है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे लंबी अवधि तक, एवं जाकिर हुसैन को सबसे कम अवधि तक। ये फैक्ट याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं और सबसे कम समय तक जाकिर हुसैन रहे, केवल 1 वर्ष 11 दिन तक। और यहाँ पे है, राष्ट्रपति की क्षमादान की स्थितियाँ क्या क्या हैं? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, या दंडादेश मृत्युदंड हो, तो वह क्षमादान कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट है कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो पहली कौन है?
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और स्वतंत्र भारत में पैदा हुई हैं। अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं, रामनाथ कोविंद तक 14वें तक, ये 15वें राष्ट्रपति हैं। तो 14वें तक, रामनाथ कोविंद तक, ये आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ है। और प्रथम और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, अर्थात ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अन्य जब तक इतने राष्ट्रपति आए हैं उनमें सबसे कम उम्र की हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा राष्ट्रपति से टॉपिक संबंधित था। इसको आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर